Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of Issues in Management Accounting. Today is our fifth lecture. I am your teacher Salma Sadiq. Today we will discuss the how cost volume profit analysis is used in the cost structure and the sales mix. Sales mix refer to the combination of different products mixture. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। कॉस्ट एज यू नो इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कि उसको प्रोड्यूस करने पे कितनी कॉस्ट आई है। अब ये कि इसमें फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर रहे थे, आपकी सेल्स वैल्यू कि सेल्स प्राइस क्या है, देन सेलिंग वॉल्यूम कि आप कितनी वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं, कितना आपने कॉस्ट और सेल प्राइस का डिफरेंस रखना है ताकि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। उसके बाद हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इफेक्ट कर रही होती है हमारे सीवीपी एनालिसिस को, एंड देन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के सेल्स मिक्स आप किस तरह बनाते हैं। इसकी अजम्पशंस क्या थी सीवीपी की कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सेम रहेगी पर यूनिट सेल प्राइस। अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उससे आपकी पर यूनिट सेल प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगी। उसके बाद हमने अज्यूम किया था कि ये कि आपकी वेरिएबल कास्ट की प्रोपोर्शन और फिक्स्ड कास्ट की जो प्रोपोर्शन है वो आपकी क्लियरली मेंशन होगी, कि आप क्लियरली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें वेरिएबल कास्ट का पोर्शन कितना है और फिक्स्ड कास्ट का पोर्शन कितना है। थर्ड हमने ये अज्यूम किया था कि आपका जो प्रोडक्शन या चीज़ों प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है वो आपका सेम क्वांटिटी में रहेगा, वो आपका ड्यूरिंग पीरियड चेंज नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने डिफाइन किया था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, वो आपकी प्रॉफिट की वो परसेंटेज या वो आपका सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस करने के बाद वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो आपकी फिक्स्ड एक्सपेंस को कवर करने के लिए बच जाए, वो आपका कहलाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की हमने कैलकुलेशन की थी इक्वेशन के थ्रू भी और प्रॉफिट के फार्मूला के थ्रू भी, कि आप माइनस करते हैं सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, तो जो हमारे पास अमाउंट बचती है वो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाती है। उसके बाद हमने ब्रेक इवन एनालिसिस किया था कि ब्रेक इवन हमारा वो पॉइंट होता है जिस पे ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होती है, कि आपकी वहाँ पे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ कवर हो रही होती है लेकिन आप कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे होते। उसको फिर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के थ्रू कैलकुलेट किया था और फार्मूला के तहत भी और इक्वेशंस के साथ भी। उसके बाद टारगेट प्रॉफिट, कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट सेट कर लेती है कि इतना हमने प्रॉफिट अचीव करना है इस करंट पीरियड में। तो अब उन्होंने टारगेट सेट कर लिया, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अब उन्होंने कितनी सेल्स करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है और कितने यूनिट सेल आउट करने हैं वो अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए। तो ये हमने टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस किया था। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या होता है कि आपने जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स या क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अपने सेफ्टी के तौर पे रखा हुआ होता है, कि ब्रेक इवन से एक्सेस जो आपकी बजटेड सेल्स या बजटेड प्रोडक्शन होती है उसके लिए आपने कितना सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है, ताकि अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई आपके ऑर्डर आ जाता है तो आप वो उसको फुलफिल कैसे करेंगे, उसके लिए आपने सेफ्टी स्टॉक अपने पास मेंटेन किया हुआ होता है। आज हम इसी सीवीपी एनालिसिस को आगे लेके चलेंगे कि सीवीपी एनालिसिस हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में कैसे यूज हो रहा होता है। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें कितनी प्रोपोर्शन है वेरिएबल कॉस्ट की और कितनी प्रोपोर्शन है फिक्स्ड कॉस्ट की। कॉस्ट स्ट्रक्चर रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी प्रोपोर्शन है उसमें और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी यूज हो रही है। अब आपकी अगर हाई कास्ट वेरिएबल कास्ट अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, और लो वेरिएबल कास्ट अगर कम होगी और फिक्स्ड कास्ट ज्यादा होगी तो तब आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपके प्रॉफिट में कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इन दोनों के डिफरेंट इफेक्ट आ रहे होंगे। अगर आपकी वेरिएबल कास्ट ज्यादा है तो आपका जो
कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आपकी फिक्स्ड कास्ट का पोर्शन ज़्यादा है और वेरिएबल कास्ट का पोर्शन कम है तो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो जो होगी वो हाई होगी। इसमें क्या है कि ईच अप्रोच हैज़ इट्स एडवांटेजेस, कि हर अप्रोच के डिफरेंट एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसमें हमने एग्जांपल ली है ये दो फार्म्स की, बॉक्साइड और स्टर्लिंग फार्म। अब इन दोनों की एग्जांपल के एक जो है वो वेरिएबल कास्ट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं और दूसरी जो है हमारा स्टर्लिंग फार्म वो ज़्यादा मशीन्स पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब बॉक्साइड फार्म्स का क्या है कि वो वर्कर्स के थ्रू काम कर रहे हैं, उनकी लेबर ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, तो मीन्स कि आपका वेरिएबल एक्सपेंस की प्रोपोर्शन जो है उसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेट हाई होगा। सपोज अब सेल्स थी 1 लाख तो 60,000 वेरिएबल एक्सपेंस था, दैट इज पर यूनिट 60%, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया इसमें आपका 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कम है, 30,000 फिक्स एक्सपेंस है, आपका नेट प्रॉफिट है 10,000। अब स्टर्लिंग फार्म का क्या है कि वो वही काम जो वो लेबर के थ्रू कर रहे हैं बॉक्साइड वाले, स्टर्लिंग फार्म वाले वो मशीनरी के थ्रू कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की हुई है मशीन्स में। उनकी अब वेरिएबल प्रोपोर्शन उनका कम है कि 1 लाख उनकी टोटल सेल्स हैं तो उनकी 30,000 आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे कितना है, 70,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। क्या आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट तो अब इसमें ज्यादा है क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस आपके कम है, बट ये कि अब देखिए फिक्स एक्सपेंसेस में 60,000 हो गए। अब टोटल आपका नेट प्रॉफिट सेम है 10,000, कि दोनों फार्म्स में, दोनों टाइप ऑफ बिजनेसेस में आपका नेट प्रॉफिट सेम आ रहा है। बट अगर ये है कि वेरिएशन आती है आपकी सेल्स वॉल्यूम में या वेरिएबल एक्सपेंस में वेरिएशन आती है तो फिर आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या इफेक्ट आता है, आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कैसे वेरिएट करती है, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अब इसमें यह है कि अब दोनों फर्म्स का हम ये अज्यूम करते हैं कि 10% इंक्रीज इन सेल्स विदाउट एनी इंक्रीज इन द फिक्स्ड कास्ट। अब फिक्स्ड कास्ट आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, आपकी सिर्फ ये है कि सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो सेल्स वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ आपके वेरिएबल एक्सपेंस भी वेरिएट करेंगे, बट आपकी फिक्स्ड कास्ट सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये कि आप देखें आपकी सेल्स 10% इंक्रीज हुई तो सेल्स आपकी 1,10,000 हो गई दोनों फार्म्स में, कि दोनों फार्म्स में आपकी आप सेल्स क्या है 1,10,000। वेरिएबल एक्सपेंस इसी तरह आपके 10% के साथ इंक्रीज हुई है, तो पहले 60,000 थे आप 66,000 हो गए। बॉक्साइड के स्टर्लिंग फार्म के इसी तरह 33,000 पे मूव कर गए। तो अब यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% सेम रहा, वहां पे आपका 70% सेम रहा। बट अब जब फिक्स्ड एक्सपेंस आपने यहाँ पे माइनस किए हैं तो 30,000 आपके फिक्स्ड एक्सपेंस कम हुए, माइनस हुए, तो अब आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम बॉक्साइड में कितना आ रहा है 14,000। लेकिन आपके स्टर्लिंग फार्म का क्या है कि यहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो ज्यादा थी, परसेंटेज ज्यादा थी, तो यहाँ पे अब आपका प्रॉफिट है 17,000। कि अब जब 10% इंक्रीज आया है आपकी सेल्स में तो आपकी स्टर्लिंग फार्म में प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं 3,000 के साथ। पहले हमारे सेम थे प्रॉफिट, दोनों में 10,000 प्रॉफिट थे, लेकिन यहाँ पे आपकी इंक्रीज के सेल्स प्राइस में इंक्रीज और फिक्स्ड एक्सपेंस अगर आपके सेम रहे तो फिर ये है कि आपकी अगर फिक्स्ड परसेंटेज ज़्यादा होगी तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा रेशो के साथ इंक्रीज करेंगे। वो तो था हमारे पास केस कि अगर हमारी सेल्स इंक्रीज करती हैं। अब अगर हमारी सेल्स ड्रॉप करके 1 लाख से कम पे आ जाती हैं तो फार्म्स का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और देयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, उसकी परसेंटेज क्या आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास बॉक्साइड के फिक्स एक्सपेंस थे 30,000, स्टर्लिंग के थे 60,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या थी, इसकी 40% थी और उसकी 70%। तो अब डॉलर सेल्स टू ब्रेक इवन, अब आपने ब्रेक इवन कितने रिक्वायर्ड होगा, तो क्या है 30,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो 75,000 हमारे पास से इन टर्म्स ऑफ डॉलर सेल्स रिक्वायर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। और स्टर्लिंग फार्म के लिए अब देखें यहाँ पे इनका ब्रेक इवन पॉइंट है 85,714, इनकी सेल्स इनको ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब टोटल करंट सेल्स कितनी थी 1 लाख दोनों में। अब ब्रेक इवन के लिए सेल्स रिक्वायर्ड है जो हमारा था
लेबर इंसेंटिव्स या फिर यह कि जिसमें वेरिएबल कास्ट आपकी ज़्यादा थी और फिक्स्ड कम थी, तो उनको 75,000 ब्रेक इवन सेल्स है उनकी रिक्वायर्ड। और जो हमारी फिक्स्ड कास्ट जहाँ पे ज़्यादा हो रही थी, मशीनरीज यूज़ हो रही थी, उनका ब्रेक इवन है 85,714। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन डॉलर्स 25,000 यहाँ पे, और यहाँ पे 14,286। परसेंटेज क्या आ गई हमारी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन डॉलर्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट सेल्स, तो 25% इसकी और 14.3%। अब यहाँ भी यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक वेरिएबल में हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा 25%, और स्टिलिंग फार्म या फिक्स्ड एक्सपेंस में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक कम रिक्वायर्ड होगा। बट ये है कि ब्रेक इवन जो सेल्स है वो हमारी ब्लॉक साइड्स की कम है, और स्टिलिंग फार्म के लिए हमें ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन डॉलर टर्म्स। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज अब कैसे यूज़ होता है इस एनालिसिस में, और कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को यूज़ करते हुए कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। Operating leverage is a measure of how sensitive net profit income is to given percentage change in dollar sales। अब operating leverage क्या है कि अगर परसेंटेज चेंज आता है डॉलर सेल्स में इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो प्रॉफिट हमारे किस तरह वेरिएट करते हैं विद द चेंज इन डॉलर सेल्स। Operating leverage act as a multiplier. If operating leverage is high, a smaller percentage increase in sale can produce a much higher और लार्जर परसेंटेज इंक्रीज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है वो मल्टीप्लायर के तौर पे एक्ट कर होता है। इसकी हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके ये मल्टीप्लाई और होता है इसका इफेक्ट, कि अगर 2 यूनिट्स का चेंज आ रहा है तो वो 2 यूनिट्स का इफेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऑपरेटिंग लेवरेज में, तो वो उतनी परसेंटेज चेंज आएगी हमारी नेट इनकम में। कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू हाई है तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है, कि आपका अगर माइनस सा भी चेंज आएगा सेल्स वैल्यू में तो वो आपके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा होगा। आपका चेंज इन सेल्स वॉल्यूम विल बी लेस देन द चेंज इन द प्रॉफिट, या आप वाइस वर्सा कह सकते हैं कि आपका परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम विल बी ग्रेटर देन इन द परसेंटेज चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम, अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगा तो। और अगर लो होगा तो उसके वाइस वर्सा आपका इफेक्ट आ रहा होगा कि आपकी परसेंटेज चेंज इन सेल होगा ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। कंपनीज विद द हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कास्ट इन इट्स कास्ट स्ट्रक्चर विल हायर ऑपरेटिंग लेवरेज। कि अब जिन कंपनीज की प्रोपोर्शन फिक्स्ड कास्ट की प्रोपोर्शन ज्यादा होगी उनके कास्ट स्ट्रक्चर में, तो उनका ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगा। ये फिक्स नहीं होता है, ये आपका चेंज भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, लेकिन ये है कि आपकी अगर कास्ट स्ट्रक्चर में हाई फिक्स्ड कास्ट ज़्यादा है तो वो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज की डिग्री हाई होगी। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब बॉक्स साइड की आपका क्या था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम थी 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 नेट ऑपरेटिंग इनकम जो आई थी, तो इसका अब ऑपरेटिंग लेवरेज क्या आया है 4। अब स्टिलिंग फार्म में क्या था कि उनकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा थी 70,000 थी, डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 7। अब हमने वो क्यों कहा कि जिसमें फिक्स्ड कास्ट की प्रोपोर्शन ज्यादा होगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। वो इसलिए आएगी कि फिक्स्ड कास्ट के अगर ज्यादा होती है तो आपकी वेरिएबल कास्ट कम होती है, वेरिएबल कास्ट कम होती है तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपकी सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपकी ज्यादा आ रही होती है जिसमें फिक्स्ड कास्ट आपकी ज्यादा यूज हो रही होती है, तो इसीलिए आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू भी उसमें हाई आती है। अब ये तो हमारा था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये प्रॉफिट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं कि चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम के साथ कैसे आपका प्रॉफिट चेंज हो रहा होता है, तो ये है कि परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो अब हमने कैलकुलेट की थी उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। अब हमने देखा था कि नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं कि 10% इंक्रीज आया था हमारा सेल्स में,
तो अब बॉक्साइट फार्म्स की परसेंट नेट ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज आएगा, फॉर जो डिग्री ऑफ लिवरेज हमने कैलकुलेट की है मल्टीप्लाई बाय 10% विच इज इक्वल टू 40%, कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम 40% से चेंज होंगी। और स्टिलिंग फार्म जिसके कास्ट स्ट्रक्चर में आपकी फिक्स्ड कास्ट की परसेंटेज ज़्यादा थी, तो उसमें कितना चेंज आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि हमारी परसेंटेज चेंज इन सेल्स वॉल्यूम सेम है दोनों में। तो अब यहाँ पे आपका 70% चेंज आएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम में। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नॉट अ कांस्टेंट। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये आपका कांस्टेंट नहीं रहता। इट इज ग्रेटेस्ट एट सेल्स लेवल नियर द ब्रेक इवन पॉइंट एंड डिक्रीजेज एज द सेल्स एंड प्रॉफिट राइज। इसकी वैल्यू जो होती है आपकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की हाई होती है जैसे जैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट के करीब होते हैं। अब आपने एक ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया कि ये हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी सेल्स या प्रॉफिट इंक्रीज होंगे एंड डिक्रीजेज एज द सेल्स एंड प्रॉफिट राइज, और उसके बाद आपकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कम होती जाएगी, क्योंकि आपको वो पता होगा कि आपका एक सर्टेन लेवल होता है कि वो आपने अचीव करना होता है। आप एक मेच्योरिटी के लेवल पे जाते हैं, उसके बाद ये है कि मेच्योरिटी के लेवल के बाद आपकी पर यूनिट कास्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और आपके प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह यह है कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे आप जितने भी यूनिट सेल करेंगे आपको उनकी वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी। लेकिन यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपने अचीव कर लिया तो उसके बाद यह है कि आपकी जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होगी वो पर यूनिट डिक्लाइन करती जाएगी जैसे जैसे आपके सेल्स या प्रॉफिट इंक्रीज होते जाएंगे। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब 75,000 पहले हमारी थी सेल्स, फिर 80,000 पे गई, फिर 1 लाख पे गई। तो अब यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस इसी तरह प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहे हैं, 45,000, 48,000, 60,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 30,000, 32,000, 40,000, उसके अकॉर्डिंगली आपका आता गया है। नेक्स्ट हमारा 150 पे सेल्स गई हैं तो आपकी वेरिएबल एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गए, 90,000 पे 225 पे गई हैं तो 135,000 हमारे वेरिएबल एक्सपेंस हो गए। उसी रेशो से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इंक्रीज होता जा रहा है, 90,000 तक गया है। अब हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस कितने हैं, 30,000। अब ये जो हमारा 30,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस, तो यहाँ पे जीरो नेट ऑपरेटिंग इनकम, मीन्स कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जीरो है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जाहिर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि आपका प्रॉफिट ही जीरो है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम से हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट होती है। यहाँ पे आपकी इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई है क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। अब नेक्स्ट में हम देखें कि अब हमारा यहाँ पे 32,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, हमने माइनस किया फिक्स्ड एक्सपेंस को, 2,000 हमारा आ गया नेट ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम किया है तो हमारी 16 आ रही है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब जैसे जैसे हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, 10,000 फिर 30,000 फिर 60,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो था वो डिवाइड किया हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम से, तो हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज देखें। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सडन वो 16 थी, फिर 4 पे गई, फिर जैसे ही सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नेट प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हुआ, लेकिन ये है कि हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डिक्लाइन कर गई। इसी तरह अब लास्ट स्टेज पे हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रह गई सिर्फ 1.5। तो ये है कि जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट और सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इंक्रीज करते हैं हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डिक्लाइन कर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल मिक्स। व्हाट इज सेल मिक्स? सेल मिक्स रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन इन विच अ कंपनीज प्रोडक्ट आर सोल्ड। क्या एक प्रोपोर्शन होती है कि अगर एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो कौन सी प्रोडक्ट उसने कितनी क्वांटिटी में सेल करनी है। दूसरे अगर एक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है वो ABC डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो किस तरह वो अपना सेल मिक्स बनाती है, कितनी क्वांटिटी उसने A प्रोडक्ट्स की सेल करनी है, कितनी क्वांटिटी उसने B प्रोडक्ट्स की सेल करनी है ताकि वो अपने
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। द आइडिया इज टू अचीव द कम्बिनेशन और मिक्स दैट विल यील्ड द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। अब ये है कि उसने ऐसा कम्बिनेशन अपने प्रोडक्ट्स का क्रिएट करना है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब ये कि अगर वो ज्यादा हाई मार्जिन है, अब उसमें कुछ आइटम्स ऐसे होंगे कि वो उनकी प्रॉफिट का मार्जिन हाई होगा, कुछ में ये है कि आपका प्रॉफिट का मार्जिन कम होता है। अगर आपका जो सेल मिक्स है, अ शिफ्ट इन द सेल मिक्स फ्रॉम हाई मार्जिन आइटम्स टू लो मार्जिन आइटम्स कैन कॉज टोटल प्रॉफिट टू डिक्रीज इवन दो द टोटल सेल्स में इंक्रीज। अब क्या है कि अगर आप हाई मार्जिन जो आपके आइटम्स हैं उनसे आप लो मार्जिन आइटम्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि जिनमें आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज कम है, तो चाहे आप सेल्स वॉल्यूम आपका टोटल में इंक्रीज भी कर रहा होगा लेकिन आपका प्रॉफिट वो डिक्लाइन कर रहा होगा, क्योंकि आपके हाई मार्जिन प्रॉफिट जो प्रोडक्ट्स थी उनसे आप लो मार्जिन आइटम्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी इन टोटल सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा बट आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल आपने इसमें ये दी हुई है कि आप जो कमीशन देते हैं सेल्स पे, आपको सेल्स पे कमीशन दिया जाता है उनकी टोटल सेलिंग वॉल्यूम पे वो कितना सेल्स कर रहे हैं। अब सेल्स इन टर्म ऑफ क्वांटिटी भी हो सकती है और इन टर्म ऑफ डॉलर्स भी हो सकते हैं। अब XR ये अब 695 उसकी टोटल सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल एक्सपेंस कितना है 344, तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है कि 351 आपका प्रॉफिट उसके अगेंस्ट आ रहा है। अब टर्बो का क्या है कि 749 उसकी सेलिंग प्राइस है, 410 उसका वेरिएबल एक्सपेंस है और 339 उसका कंट्रीब्यूशन। अब अगर सेलिंग प्राइस देखी जाए तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से ये है कि टर्बो की वैल्यू ज्यादा है, तो आप जो सेलर होंगे वो अपने टर्बो के यूनिट्स को ज्यादा सेल करेंगे ताकि उनका सेल्स इन टर्म ऑफ वैल्यू इंक्रीज हो जाए। अब टोटल सेल्स वैल्यू तो उनकी इंक्रीज होगी जितने वो टर्बो की यूनिट्स ज्यादा सेल करेंगे, बट अगर हम उसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखें तो प्रॉफिट में जो हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो XR7 की वैल्यू ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है कि उसका 351 पर यूनिट आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये है कि वो फिर अपने इस तरह अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखें और एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करते हुए, तो ये है कि आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अब ऐसा कोई सेल मिक्स बनाएंगे कि वो XR7 के कितने यूनिट सेल करें और टर्बो के कितने यूनिट सेल करें ताकि वो अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करें और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकें। अब ये है सेल मिक्स एंड ब्रेक इवन एनालिसिस कि आपने ब्रेक इवन एनालिसिस में जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और फिर ब्रेक इवन पॉइंट को देखते हुए उन्होंने अपना सेल मिक्स कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे अब डीवीडी है मोनोमेट्स की और पार्क्स की डीवीडी, कि अब इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं मोनोमेट्स और पार्क्स। तो अब टोटल सेल वाली वैल्यू कितनी है 20,000 और 80,000, इन टोटल वो हो गई 1 लाख 100%। वेरिएबल एक्सपेंस आपके 15,000 है, वो इसके डीवीडी के 75% हो रहे हैं और जो पार्क्स पे आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो 40,000 मीन्स के 50% आपकी लग रही है कास्ट सेल्स वैल्यू का। तो अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे आपका ज्यादा है 5,000 और यहाँ पे ये है कि आपका 40,000 के 50%। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू थी वो तकरीबन 75% वेरिएबल एक्सपेंस थे, यहाँ पे आपके वेरिएबल एक्सपेंस जो हैं वो सेल्स वैल्यू का 50% है। तो अब टोटल में जो हमने कैलकुलेट किया है, टोटल में हमारा 55,000 वेरिएबल एक्सपेंस बने, वो 55% बने 100% का, तो 45% आपका आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब टोटल जो फिक्स्ड कास्ट थी वो 27,000 थी, तो आपकी 18,000 आ गई नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब आपने ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट हम करते हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ओवरऑल सीएम रेशो। तो फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे 27,000 थे, सीएम रेशो हमारी आई 0.45, तो 60,000 जो है वो टोटल आपका ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू है कि 60,000 पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होंगे।
अब 60,000 को हमने आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन से मोनोमेट्स की प्रोडक्ट हम कितनी सेल करें और पार्क्स की कैसे करें। तो अब ये है कि हमारा 60,000, तो यहाँ पे जो हमारी 20,000 टोटल सेल्स थी वो थी इसकी मोनोमेट की और 80,000 थी पार्क्स की। तो वो टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है ओवरऑल सेल्स में? 20% आपकी इसकी कंट्रीब्यूशन है और 80% पार्क्स की कंट्रीब्यूशन है। तो अब इसी तरह हम 60,000 का भी 20% कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 12,000 आ जाएगा कि मोनोमेट की हम 12,000 प्रोडक्ट सेल करेंगे और जो पार्क्स की हैं वो 48,000 की प्रोडक्ट सेल करेंगे 60,000 की टोटल ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए। अब हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन कितना है? मोनोमेट का 12,000 है और पार्क्स डीवीडी का 48,000 है। अब इस अब हम इनकी ब्रेक इवन की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब सेल्स 12,000 मोनोमेट की, पार्क की 48,000, टोटल 60,000 हो गया। उसके अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल एक्सपेंस की जो है एलोकेशन 9,000 इसको एलोकेट हो गए, तो 3,000 का इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। और 24,000 जो 50% परसेंटेज थी इसकी डीवीडी पार्क्स डीवीडी की वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स की, तो वो 24,000 इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इन टोटल्स आपके 33,000 वेरिएबल एक्सपेंस हो गए, तो वो 27,000 और हमारी फिक्स्ड कास्ट भी थी 27,000। तो यहाँ पे हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम 0 है कि ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए हमने इन टोटल 60,000 की सेल करनी है और इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स 12,000 और 48,000। तो अब यहाँ पे जो सेल मिक्स बनेगा कि 48,000 या 80% आपने पार्क्स डीवीडी की सेल करनी है और 20% आपने मोनोमेट डीवीडी की सेल्स करनी है। ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने अपनी जो सेल्स में परसेंटेज रखनी है वो पार्क्स डीवीडी की 80% रखनी है और मोनोमेट डीवीडी की 20%। अब अगर हमारे सेल्स मिक्स में शिफ्ट आता है तो वो किस तरह कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे इफेक्ट होता है या फिर यह कि ब्रेक इवन पॉइंट की कंप्यूटेशन कैसे होगी। अब पहले हमारे पास था कि मोनोमेट का हम 20% सेल कर रहे थे और पार्क्स का 80%। अब यहाँ पे हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई, मोनोमेट की 80,000 पे चली गई, तो हमारी वेरिएबल एक्सपेंस की परसेंटेज वही 75% रही। यहाँ पे अब हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 20,000। इसी तरह पार्क्स डीवीडी की सेल्स डिक्लाइन करके 20,000 पे आ गई, उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना रह गया? 10%। इन ओवरऑल हमारी टोटल सेल्स है 1 लाख और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30,000। अब जो वेरिएबल फिक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो 3,000 है। हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम भी डिक्लाइन कर गई। तो अब फिक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ओवरऑल सीएम रेशो 27,000 डिवाइडेड बाय 0.30 जो हमारी कंट्रीब्यूशन रेशो थी। तो अब यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 90,000। पहले हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना था? 60,000। तो उसमें 80% परसेंटेज थी पार्क्स डीवीडी की और मोनोमेट डीवीडी की थी 20% परसेंटेज। अब ये है कि हमारी सेल्स में चेंज आया है, तो अब हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो 90,000 होगा। इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर कि आज हमने डिस्कस किया कि कैसे कॉस्ट स्ट्रक्चर में आप सीवीपी एनालिसिस को यूज़ करते हैं और किस तरह उसी सीवीपी एनालिसिस को आगे यूज़ करते हुए हम सेल्स मिक्स अपना तरतीब देंगे कि किस तरह आप एलोकेट करेंगे कि कितना हमारा कौन सी प्रोडक्ट को कैसे कितना सेल करना है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कास्ट, वेरिएबल कास्ट और अब्जॉर्प्शन कास्ट को कैसे, क्या डिफरेंस है और कैसे वो इनकम स्टेटमेंट में यूज़ होती हैं। थैंक यू सो मच।